दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस चलेगी नहले पर दहला, ब्राह्मण होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश में अब तक के अपने अपने जातिगत वोटों को मुट्ठी में लिए बाहें चढ़ा विपक्षी दल अचानक ब्राह्मण वोट बटोरने को दौड़ पड़े हैं। समाजवादी पार्टी अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक, तो बहुजन समाजवादी पार्टी दलित मुस्लिम गठजोड़ में ब्राह्मणों का बोनस वोट चाहती है। इसके लिए ही बड़ी से बड़ी परशुराम प्रतिमा की होड़ सामने है। भगवान परशुराम की प्रतिमा के इस पैंतरे से कांग्रेस कतई बेफिक्र है और नहले पर दहला मारने की रणनीति तैयार है। संगठन में संदेश यही है कि कांग्रेस इतिहास दोहराते हुए किसी ब्राह्मण को ही आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि रूस का दावा 2 महीने बाद भारत को भी उपलब्ध करवा सकते हैं कोरोना की वैक्सीन। जी आपको बता दें कि भारत में अब रोजाना कोरोना वायरस के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि हमारे यहाँ संक्रमण अन्य देशों की तुलना में तेजी से फैल रहा है। वैक्सीन आने तक भारत में लोगों को कोरोना वायरस से राहत नहीं मिलेगी। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि उनके देश ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और जल्द ही उसे जनता के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब वैक्सीन की फंडिंग करने वाली संस्था ने भारत के लिए एक राहत भरी खबर दी है। दरअसल रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड नामक संस्था ने रूसी कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की है। संस्था के हेड किरिल दिमित्रिज के मुताबिक भारत समेत 20 देशों ने उनकी वैक्सीन को खरीदने की इच्छा जताई है। वैसे तो रूस सरकार का मकसद पहले अपने देश की जनता को वैक्सीन देना है, लेकिन नवंबर तक वो दूसरे देशों में वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को भी नवंबर में वैक्सीन मिल सकती है। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि वेंटिलेटर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, बेटी शमिष्ठा बोली, भगवान वो करे जो सबसे अच्छा हो, मुझे शक्ति दे। जी आपको बता दें कि ब्रेन क्लॉट सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। मुखर्जी कोरोना वायरस से भी संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल में उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और देश भर में लोग उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं। इस बीच उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शमिष्ठा मुखर्जी ने पिता के लिए दुआ करते हुए 1 साल पुरानी बात को याद किया है। आपको बता दें शमिष्ठा मुखर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि पिछले साल 8 अगस्त मेरे लिए सबसे खुशी वाला दिन था, क्योंकि इसी दिन मेरे पिता को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। ठीक 1 साल बाद 10 अगस्त को वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। भगवान वो करे जो उनके लिए सबसे अच्छा हो और मुझे शक्ति दे कि जीवन के दुख और सुख दोनों को समान भाव से स्वीकार कर सकूं। मैं सभी को उनकी चिंताओं के लिए धन्यवाद देती हूँ। और वह अगली खबर बता दें कि दावा सिर्फ 38 लोगों पर रूस ने किया था कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। 1-2 नहीं, कई सारे साइड इफेक्ट। जी आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है और अब रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं। हालात तब तक ऐसे रहेंगे जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि उनके देश ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और जल्द ही उसे जनता के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन अब इस वैक्सीन के ट्रायल पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज एजेंसी फोनटंका के मुताबिक कागजी कार्रवाई के हिसाब से सिर्फ 38 लोगों पर ही रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। इसके अलावा केवल 42 दिनों के शोध के बाद इसे रजिस्टर्ड कर दिया गया। ऐसे में इसके प्रभाव का अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है और दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से रूस कंट्री दावा कर रही है कि कोरोना वैक्सीन उसकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और पूरी तरीके से सक्सेस है, तो वाकई में ये हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन को दिया यूरेनियम खनन का ठेका, परमाणु हथियारों के लिए हो सकता है इस्तेमाल। जी हम बात कर रहे हैं कि चीन ने अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध उत्खनन का काम शुरू कर दिया है। दरअसल ड्रैगन को ऐसा करने की छूट शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सरकार के दोस्त इमरान खान सरकार ने दिया है। भारत के लिए ये 2 मोर्चे पर नुकसान और खतरे वाली बात है। एक तो पीओके भारत का हिस्सा है,
जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, और दूसरा कि वहां चाइनीज कंपनियों को जिन धातुओं के खनन का ठेका दिया गया है उनमें यूरेनियम जैसे पदार्थ भी शामिल है, जिनसे परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार की पूरी टेक्नोलॉजी ही चोरी करके प्राप्त की हुई है, जिससे सीधे अथवा परोक्ष रूप से चीन का भी नाम आता रहा है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि सांप्रदायिक हिंसा में सुलग रहा था शहर, हनुमान मंदिर बचाने के लिए मुस्लिमों ने बनाई मानव श्रृंखला। जी हम बात करें कि देश का आईटी हब और सबसे हाईटेक शहर में शुमार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु मंगलवार की रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते हिंसा की भेंट पर चढ़ गया। 4 घंटे तक शहर में आगजनी होती रही, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके में उपद्रवियों ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर को निशाना बनाया और इस हिंसा में एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 60 पुलिस वालों को चोटें आई हैं। 3 उपद्रवियों की मौत हो गई है। जिस वक्त पूरा शहर दंगे की आग में जल रहा था, उसी वक्त सांप्रदायिक सद्भाव की एक ऐसी मिसाल पेश की गई है जो आक्रामक भीड़ के गाल पर एक तमाचा है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें दावा किया गया है कि हिंसा के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हनुमान मंदिर को भीड़ से बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को सामने आने के बाद लोग इस कार्य की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम युवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दंगाई पुलकेशी नगर स्थित मंदिर पर हमला न करें। वीडियो में सुना जा सकता है कि लोग प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि जो कि कोरोना का प्रकोप के बारे में है कि एयर इंडिया ने इन 5 देशों में बंद किए अपने ऑफिस, कर्मचारियों को बुलाया वापस। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच भारतीय सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने आज 12 अगस्त को बड़ा ऐलान किया है। एयर इंडिया की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उसने 5 यूरोपीय देशों में अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं और इस बीच इन देशों से एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को भी वापस बुलाने का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान के हालात को देखते हुए कंपनी ने 5 यूरोपीय देशों के लिए अपनी उड़ानों के बंद करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने मिलान, इटली, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और वियना में अपने ऑफिस बंद करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि श्री कृष्ण के पिता का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि 12 अगस्त के बाद भी रद्द रहेगी सभी रेगुलर ट्रेनें। जाने कौन सी ट्रेनें चलती रहेंगी। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रद्द करने का फैसला लिया है। देश में कोरोना बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रेलवे ने इससे पहले जून में रेगुलर टाइम टेबल वाली सभी यात्री सेवाएं 12 अगस्त तक के रद्द करने का फैसला लिया है। 12 अगस्त की मियाद खत्म होने से पहले ही रेलवे एक बार फिर से इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें एक्सप्रेस और यानी एक्सप्रेस यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेन भी शामिल है। कयास लगाए जा रहे थे कि रेलवे बीते 5 महीनों से बंद पड़ी रेगुलर ट्रेनों की सर्विस को 12 अगस्त के बाद शुरू कर सकता है, लेकिन फिलहाल रेलवे इस दिशा में अपने बढ़ती नहीं दिख रही है। रेलवे के मुताबिक फिलहाल 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार जारी रहेगा। भारतीय रेलवे के मुताबिक रेगुलर ट्रेनों के अलावा लोकल ट्रेन सर्विस भी अगले नोटिस तक रद्द ही रहेंगी और वहीं 230 स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। हालांकि मुंबई में लोकल ट्रेनें राज्य सरकारी के दिशा निर्देशों के तहत चलती रहेंगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को करारा जवाब, ना ही तेल मिलेगा और ना ही कर्ज। जी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तनातनी अब खुलकर सामने आने लगी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के 1 दशक से ज्यादा पुरानी दोस्ती पर अब प्रधानमंत्री इमरान खान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद दरार आ गई है। आपको बता दें, ताजा घटनाक्रम में सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को ना तो तेल मिलेगा और ना ही किसी तरह की कोई कर्ज मिलेगा। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कश्मीर के मुद्दे पर शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब की अगुवाई वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIEC पर हमला बोला था। पिछले दिनों पाकिस्तान ने सऊदी अरब का $1 बिलियन का कर्ज वापस किया है और ये कर्ज नवंबर 2018 में सऊदी के साथ हुई इस पैकेज डील का हिस्सा था, जिसके तहत पाकिस्तान को कुल $3 बिलियन का लोन मिला था और $3.2 बिलियन का ऑयल क्रेडिट के तौर
दौर पर था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फरवरी 2019 में पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उनके पहले पाकिस्तान दौरे पर ही डील को अंतिम रूप दिया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा था कि OIC कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और हमें अगली खबर बता दें कि पीएम मोदी से पहले ध्वजारोहण की रस्सी पकड़ने वाली सैन्य महिला अफसर का हुआ कोरोना टेस्ट। जी आपको बता दें कि भारत में 15 अगस्त कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच देश के इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रक्षा मंत्रालय की तरफ से हर संभव तैयारी की जा रही है। और इसी दिशा में अपनी यानी बुधवार को लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण की रस्सी को हैंडल करने वाली सैन्य महिला अधिकारी का कोरोना टेस्ट कराया गया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच देश स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है और अब रक्षा मंत्रालय भी पीएम मोदी के संक्रमण से बचाने के लिए बड़ी पहल की है। और हमें अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में 24 घंटे में कोरोना के 60,000 से ज्यादा नए मामले, 834 लोगों की गई जानें और संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार। हम बात करें कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 23,30,000 के पार पहुंच गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 23,30,437 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 16,40,203 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 46,197 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में अभी तक के 6,43,564 एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 60,963 नए केस सामने आए हैं और 834 लोगों की इससे जान गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से रूस ने वैक्सीन को तैयार कर ली है तो अपनी भी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द उसे वैक्सीन खरीदने की तैयारियां करना चाहिए, जिससे कि अपने भी देश में कोरोना का संक्रमण जल्द से जल्द खत्म हो सके। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें जिसमें नारायण मूर्ति ने कहा कि GDP में आ सकती है आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट, थामने के लिए इंतजाम हो। जी हमको बता दें कि इन्फोसिस के संस्थापकों में से एक NR नारायण मूर्ति ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। उनका कहना है कि आजादी के बाद DGP में सबसे बड़ी गिरावट देखी जा सकती है, लिहाजा इसे संभालने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। मूर्ति ने कहा कि देश की GDP में कम से कम 5% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है और हम 1947 के बाद की सबसे बड़ी DGP गिरावट देख सकते हैं। नारायण मूर्ति ने कहा कि ग्लोबल GDP नीचे आ गई है, ग्लोबल ट्रेंड डूब रहा है। और मैं अगली खबर बता दें कि 1947 के बाद सबसे कम GDP ग्रोथ की आशंका पर बोले राहुल गांधी कि मोदी हैं तो मुमकिन है। जी आपको बता दें कि कारोबारी NR नारायण मूर्ति के भारत की GDP में आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट आने की आशंका जताए जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नारायण मूर्ति के बयान से जुड़ी कुछ खबरों को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। इन्फोसिस संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने कहा है कि देश की GDP ग्रोथ 1947 के बाद की सबसे खराब हालत में पहुंच सकती है। मूर्ति ने कहा कि भारत की GDP में कम से कम 5% संकुचन का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम 1947 के आजादी के बाद की सबसे कम GDP ग्रोथ देख सकते हैं और बहुत जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि देश में जो लॉकडाउन लागू किया गया है उसके बाद से लगातार उनका ये मानना है कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही जीने के लिए तैयार होना होगा। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली NCR समेत उत्तरी राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी, देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात।
जी हम बात कर रहे हैं कि मानसून के एक्टिव होने से देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी का कहना है कि अभी कई राज्यों में कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होगी। वहीं भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में मानसून के एक्टिव मौसम के मिजाज में लगातार बदला हुआ है। अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे भी हालात बने हुए हैं। आईएमडी ने कहा कि बुधवार तक दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल रविवार को यहां अच्छी बारिश हुई थी, जिसके कारण दिल्ली वासियों को गर्मी से काफी राहत मिली थी और तापमान में भी गिरावट आई थी। आईएमडी का कहना है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं पहुंचेंगी, लिहाजा यहां पहले अच्छी बारिश होने की संभावना है, इसके बाद मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।